योगी आदित्यनाथ जी का डर है, भय है, लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने का काम उन्होंने किया है। और समाजवादी पार्टी का तो नारा होता था, समाजवादी पार्टी का नारा खाली प्लॉट हमारा। ये लोग ये इस तरह की बातें कर रहे होते। आज आप देखिए खाली प्लॉट पे कोई कब्जा करके दिखाइए। अगर यूथ अपना पॉलिटिकल करियर देखना चाहे आज इंडिया में, क्या वो आगे तक जा सकते हैं? अभी आप देख रहे होंगे भारतीय जनता युवा मोर्चा के अंदर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है हमारे, वो खुद एक यूथ है। अनुराग ठाकुर जी का मैं एग्जाम्पल लूं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो नेक्स्ट प्रधानमंत्री कौन होंगे? अमित शाह जी हैं एक तरफ और एक तरफ योगी जी हैं। दोनों नेता को मैं बहुत पसंद करता हूँ, माननीय गृह मंत्री जी को भी, हमारे मुख्यमंत्री जी को भी। लेकिन देश जिसको चाहेगा, मुझे ऐसा उम्मीद है कि सर, अब मैं आपसे कुछ नाम लूंगी आपके सामने। आपकी राय क्या है उन पर्सनालिटीज के बारे में? राहुल गांधी रिसेंटली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव जी ने ये बात बोली है कि उनके ऊपर 7 लाख रुपए का फाइन इम्पोज कर दिया है गाड़ी चलाने का। आप तेज स्पीड में गाड़ी चला रहे हो, आप नेता हो, आप प्रदेश की लीडरशिप कर चुके हो, मुख्यमंत्री रह चुके हो आप प्रदेश के, आप ये सब फॉलो नहीं करोगे तो कौन फॉलो करेगा? नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू टुडेज पॉडकास्ट। मैं हूँ डॉक्टर मेघा मेहता और आज हम इस पॉडकास्ट में उस पर्सनालिटी के साथ बातचीत करने जा रहे हैं जो कि एक डायनेमिक एंटरप्रेन्योर है और एक पॉलिटिकल लीडर हैं। इनकी विजनरी थॉट प्रोसेस ने काफ़ी कुछ चेंजेस लेके आए हैं। ही इज़ अ फाउंडर एंड चेयरपर्सन ऑफ टॉरस ग्रुप और ये भारतीय जनता पार्टी के नेशनल को इंचार्ज रिसर्च एंड पॉलिसी में भी हैं। इनकी कंट्रीब्यूशन काफ़ी मीनिंगफुल रही हैं। आज हम इस पॉडकास्ट के थ्रू सर से इनकी जर्नी के बारे में बात करेंगे। वेलकम सर, आज आपको इस पॉडकास्ट में बहुत बहुत योर वेलकम। हम आज आपके साथ बहुत वी फील वेरी प्रिविलेज टू हैव यू हियर। व्हेन आई स्टार्ट विद टुडेज़ पॉडकास्ट, मेरा आज मेन मुद्दा जो आपसे बातचीत करने का है वो है आपको जानने का। तो अगर मैं विनय चौधरी जी को जानना चाहूँ तो आप अपने आप को कैसे डिफ़ाइन करते हैं? आप कैसे बताना चाहेंगे कि हु यू आर? मैं अपने बारे में इतना ही जान सकता हूँ, इतना बता सकता हूँ जो कि अपने बारे में देखो हर एक व्यक्ति अच्छा ही बात करता है, लेकिन मैं वो बात करूँगा जो मेरे लोग मेरे लिए कहते हैं कि हमेशा से मैं एक जो मेरा नाम है विनय, उसी के अकॉर्डिंग मैं अपना स्वभाव भी रखता हूँ, पोलाइट नेचर रहता है मेरा। और कोशिश रहती है कि जिस स्ट्रीम में मैं हूँ, जिस फील्ड में मैं हूँ, एक एक्टिव पॉलिटिक्स में हूँ, यूथ की लीडरशिप करता हूँ, तो सब लोगों के बीच में एक तालमेल बना के, युवाओं को साथ लेके एक नई पहचान बना के हम लोग आगे बढ़ें। विनय जो पोलाइट है, स्ट्रांग है, लीडरशिप निभाता है, तो वही मैं अपने बारे में कह सकता हूँ। वेरी नाइस सर। जैसे आप अगर देखते हैं अपने आप को, आप एक बहुत ही फेमस और डायनेमिक पॉलिटिकल लीडर हैं, साथ ही साथ एक एंटरप्रेन्योरशिप भी आपके अंदर एक ट्रेड है। आप एक फाउंडर हैं, चेयरपर्सन हैं टॉरस ग्रुप के। इस जर्नी में आपने बहुत कुछ सीखा होगा, आपके बहुत सारी चीज़ें होंगी जिसमें आपने लर्न किया होगा। तो अगर मैं आपका एक ऐसा एस्पेक्ट देखूं उस पर्सनालिटी का जो एक एंटरप्रेन्योर है, वो अपने आप को कैसे मतलब इस वर्ल्ड को कैसे प्रेजेंट करता है, और अगर आप पॉलिटिकल लीडर हैं तो आप यूथ को क्या मैसेज देना चाहोगे कि हमारे इस भारत में हाउ एन एंटरप्रेन्योर कैन बी अ पॉलिटिकल लीडर? बिल्कुल, देखो आज अगर कोई भी एक यूथ सक्षम है और अपने दम पे अपना एक व्यापार कर रहा है, और एक जो मोदी जी ने नारा दिया था विकसित भारत का, विकसित भारत सिर्फ कहने से संभव नहीं है। जब तक विकसित भारत के अंदर आज का युवा सशक्त नहीं होगा, आज का युवा अपने दम पे खड़ा नहीं होगा, अपने दम पे रोजगार देने की इच्छा रख रहा होगा, ना कि रोजगार पाने की इच्छा रख रहा होगा, वो मेरे हिसाब से सही मायनों में इस विकसित भारत की परिकल्पना है। अदरवाइज हम सिर्फ चर्चाएं करते हैं, लेकिन चर्चाएं करना विषय नहीं होता। मोदी जी ने एक नारा दिया था लोकल फॉर वोकल का, इवन मोदी जी ने नारा दिया था लोकल फॉर ग्लोबल का। तो मेरा भी एक नीति यही थी कि हम अपनी एक कंपनी बनाएं, एंटरप्रेन्योर भारत। हम लोग जो सोचते हैं वो हम लोग सही मायनों में सिद्ध करें, एक कंपनी खड़ी करें और ऐसा प्रोडक्ट बनाएं, उसको इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हो और विदेश के लोग उसको पहने। अभी तक हम लोग क्या करते थे, विदेशी ब्रांड को हम लोग पहनते थे जी। और हम लोग फक्र करते थे कि यार हमने एक बाहर का ब्रांड पहना है। हाँ जी। और हम लोग कहते थे कि हमने एक ब्रांड पहना है, हम लोग ब्रांड से नीचे बात नहीं करते। इस तरह की बातें यूथ में होती थी। लेकिन हमारी कोशिश है कि इंडिया में ब्रांड बने और विदेशी व्यक्ति उस ब्रांड को पहने। वो हमारा आज का परिकल्पना है आज के इस भारत के लिए।
तो आप जैसे आपने जब अपनी पॉलिटिकल जर्नी शुरू की, तो जब हम आपके बारे में पढ़ रहे थे तो वी केम टू नो कि आप इलेक्शंस जैसे आपने लड़े, स्टूडेंट लाइफ में भी जैसे आपका पॉलिटिकल करियर वहाँ से शुरू हुआ। तो आज जब चुनाव होते हैं स्टूडेंट्स के, जब आप देखते हो कि इस कॉलेजेस में चुनाव हो रहे हैं, क्या वो उस मिशन और उस विज़न के साथ हो रहे हैं, या आपको लगता है कि कोई गैप है, या जैसे जो कंट्रीब्यूशन एक यूथ को देना चाहिए अपने भारत के लिए, क्या आपको लगता है कि ये बिल्कुल करेक्ट वे है इलेक्शंस का, और बहुत ठीक तरीके से ये चीज़ें की जाती हैं? नहीं, बिल्कुल की जाती हैं। और आज मैं सही मायनों में बात करूं कि देश की दशा और दिशा को तय करने वाला युवा होता है। अगर युवा किसी भी देश में, अगर हमारे देश की युवा पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन का 57% यूथ है, और वो अगर 57% सिर्फ युवा है, तो उससे बड़ा सशक्त देश हो ही नहीं सकता। तो हम लोग सौभाग्यशाली हैं। प्रधानमंत्री जी मोदी हमेशा कहते हैं ये युवा देश है, युवा शक्तिशाली देश है। तो हम 57% की दशा और दिशा को बदलने का काम करते हैं देश का, तो वो लीडरशिप कर रही है। सेम अगर यूथ पॉलिटिक्स के अंदर, अभी आपने देखा हो रिसेंटली दिल्ली यूनिवर्सिटी का चुनाव हुआ था। दिल्ली यूनिवर्सिटी का चुनाव पूरे देश में एक बोलबाला होता है उस चुनाव का। उसके अध्यक्ष का अगर चुन के आते हैं तो पूरे देश की निगाहें उस अध्यक्ष के ऊपर होती हैं। अभी हमारे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जिससे मैं भी बिलोंग करता हूँ, ABVP से, वहाँ से आर्यन मान ने चुनाव जीता है। मैं बधाई भी देना चाहता हूँ आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से कि आर्यन मान हमारे छोटे भाई हैं, और उनको बहुत बहुत बधाई। अखिल ABVP के वो अपने स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, और ABVP से राजनीति की विचारधारा में आगे बढ़ रहे हैं। तो ये एक अच्छी बात है कि देश हित की बात करते हैं, राष्ट्र हित की बात करते हैं। तो सर, जो जैसे हमारे यूथ जैसे पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेना चाहते हैं, तो अगर मैं आज देखूं तो संसद तक कितने चेहरे पहुंचे हैं? बहुत कम। मतलब आप अगर देखें तो क्या ये एक, अगर यूथ अपना पॉलिटिकल करियर देखना चाहे आज इंडिया में, तो आपको क्या लगता है कि कितना प्रॉस्परस है ये करियर भी, और कहाँ तक ये जो पॉलिटिकल कैंपेनिंग्स होती हैं, चुनाव होते हैं, क्या वो आगे तक जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। हमारे देश के अंदर अभी आप देख रहे होंगे भारतीय जनता युवा मोर्चा के अंदर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारे, वो खुद एक यूथ हैं। अनुराग ठाकुर जी का मैं एग्जाम्पल लूँ तो ये ऐसे चेहरे हैं जिनको पार्टी ने मौका दिया। तो भारतीय, जो आप रेशियो बता रहे हो 10 से 15% का रेशियो, वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का रेशियो है जो आप बता रहे हो। जो ओवरऑल रेशियो है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर हमेशा युवाओं को आगे बढ़ाने का काम किया जाता है। इवन प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो एक लक्ष्य रखा है कि 1 लाख नए युवाओं को पार्टी से जोड़ने का काम, मेन स्ट्रीम की राजनीति में लेके आने का काम है। उन्होंने एक वायदा किया इस देश को कि हम 1 लाख नए युवाओं को जोड़ने का काम करेंगे। और हमारे यहाँ तो युवा मोर्चा काम करता है, अलग से इस विषय पे काम करता है। हमारे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP है, जो छात्र संघ है हमारा। तो ये सारी एक एक्टिविटी है जो भारतीय जनता पार्टी के थ्रू हो रही है। तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा युवाओं के लिए सोच अच्छा रखती है, आगे बढ़ाने का काम करती है, उनको टिकट भी देने का काम करती है। पर जैसे अगर आज कोई एस्पिरेंट है, कोई मिडिल क्लास फैमिली से कोई बच्चा अगर बिलोंग करता है, और उसके अंदर बहुत कुछ काम करने की इच्छा है भारत को लेके या अपने देश को अच्छा करने के लिए, पर उसको एक ब्राइट फ्यूचर नहीं नज़र आता इन पॉलिटिकल करियर, क्योंकि आपका कोई गॉडफादर नहीं है, कोई ऐसे लिंक्स नहीं है, ऐसे बच्चे के लिए आपको क्या मैसेज होगा? उनके लिए सबसे बड़ा मैसेज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को देखो, जो कि एक चाय वाला व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। उससे बड़ा मैसेज तो हो नहीं सकता। उन्होंने कभी कल्पना की थी, वो इस तरह के परिवार से भी बिलोंग नहीं करते थे जो आप बता रहे हो कि एक बड़े रसूखदार परिवार से बिलोंग करते हो। सिर्फ एक चाय वाले थे। उनको कभी लाइफ में, जीवन में नहीं सोचा था उन्होंने कि वो देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे। विपक्ष यही आरोप लगाता है हमारे ऊपर कि एक चाय वाला व्यक्ति कैसे देश का प्रधानमंत्री बन गया। वो किन संघर्षों से आए, कहां से निकले, किस तरह की उन्होंने गतिविधि परेशानी झेली है अपनी, और आज वो देश के प्रधानमंत्री और एक सक्सेसफुल प्रधानमंत्री हैं। एक सफल प्रधानमंत्री का किरदार वो देश के लिए निभा रहे हैं जी। इससे बड़ा एग्जाम्पल तो शायद यूथ के लिए हो ही नहीं सकता जी। अगर मैं आपको मतलब जैसे आपने बोला कि बहुत ही डिफरेंट हमारे पास एक ऐसी पर्सनालिटी होनी चाहिए, क्योंकि मैं अगर आज अपने प्राइम मिनिस्टर को देखूं तो वो मुझे बहुत ही डिफरेंट पर्सनालिटी लगते हैं, क्योंकि वो बहुत ही करेजियस हैं, कॉन्फिडेंट हैं। शायद ये सारी चीज़ें एक बच्चे में नहीं होंगी, राइट? तो मतलब अगर आप
आप जैसे बोल रहे हो कि करेज होना चाहिए, तो कोई ऐसा कोई प्रोसेस है सर जिसके थ्रू बच्चा कभी किसी से जुड़ सकता है या आगे बढ़ सकता है? कोई ऐसी कोई प्रोसेसेस होंगी? देखो, कोई भी अगर युवा आगे आ रहा है तो उसको पहले तो नीयत उसकी राष्ट्रवादी होनी चाहिए। अगर राष्ट्रवादी तरीके से वो आगे बढ़ता है तो स्वाभाविक रूप से आपको, जब राष्ट्रवाद की विचारधारा पे आगे बढ़ोगे आप, तो आप देश के लिए काम करोगे, समाज के लिए काम करोगे, उस तरह की दिशा आपकी बन जाएगी। और वो बन जाएगी तो आप हमेशा से समाज सेवा की भावना आपकी रहेगी और आप एक सही पार्टी का भी चुनाव कर पाओगे जी। आप सही पार्टी का चुनाव करोगे तो देश के लिए भी एक अच्छी रणनीति आप तैयार कर सकते हो। राइट सर, जैसे ऑपोजिशन हमेशा आपको बार बार ये एलेज करता है, एलिगेशन लगाता है कि बीजेपी जो है वो डेमोक्रेसी को वीक कर रहा है। मतलब जैसे कि वो अपने, जैसे हमारे पास तो ज़्यादा हिंदूज़ हैं, बट फिर भी हम उसको बहुत डिवाइड कर रहे हैं या हम इसको वीक कर रहे हैं सिस्टम को। आपका इस पे क्या विचार है? कैसे मान सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी के अंदर हमेशा से सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास पे बात कर भारतीय जनता पार्टी करती है। हम लोग जब राशन देने का काम करते हैं तो हम ये लोग ये देख के नहीं करते कि ये हिंदू को जा रहा है, मुस्लिम को जा रहा है। जब राशन देने का काम करते हैं तो राशन दिया जाता है, वो सबको बराबर का हक होता है जी। हम लोग कभी भी जाति से बात नहीं करते। हमारा तो नारा है कि जाति को तोड़ने का और राष्ट्रवाद को जोड़ने का। जो लोग जाति से हमें तोड़ेंगे, हम लोग राष्ट्रवाद से उनको जोड़ेंगे जी। तो ये गलत है। और इवन मैं आपको बताऊं, हमारे देश के राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब, उनका चयन हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय पे हुआ है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। हम लोग राष्ट्रवादी वो थे, उनको हमने राष्ट्रपति बनाया, देश का राष्ट्रपति बनाया, तो भाजपा ही सरकार थी ना, कांग्रेस की सरकार या कोई और सरकार तो नहीं थी। तो आप कैसे कह सकते हो कि हम लोग माइनॉरिटी के लिए काम नहीं करते? इवन माइनॉरिटी के लिए पहले एक बजट पास होता था जो 2,500 करोड़ का बजट होता था 2014 से पहले। आज का वो बजट 7,500 करोड़ का है। तो हमारे बजट बढ़ाने का काम किया ना जी, कम करने का काम तो नहीं किया। हर जगह हम लोग सब्सिडी देने की बात कर रहे हैं, हर जगह हम लोग जो बाकी लोगों को देने का काम कर रहे हैं। 80 करोड़ लोगों को अगर राशन दिया जा रहा है तो उसमें यह नहीं देखा जा रहा है कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। अगर किसी को टॉयलेट दिया जा रहा है तो उसमें यह नहीं देखा जा रहा कि हिंदू है कि मुसलमान है। अगर किसी को आयुष्मान योजना के माध्यम से किसी को हेल्थ रिलेटेड उनके इश्यू को सॉल्व कराया जा रहा है तो उनको यह नहीं देख के दिया जा रहा कि हिंदू है मुसलमान है। तो ये सब नहीं है, ये गलत हमारे लिए बोला जाता है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर तो एक अलग से एक मोर्चा है, माइनॉरिटी मोर्चा, जिसमें इन सब लोगों का, मुस्लिम समुदाय का ख्याल रखा जाता है। और उसके माध्यम से लोग, हमारे कई नेता ऐसे हैं जो आगे बढ़े हैं और देश का लीडरशिप भी उन लोगों ने की है। तो सिर्फ एक लांछन लगाया जाता है और इसके अलावा कुछ नहीं। सर, एक और बात की जाती है कि आजकल रिसेंटली वोट चोरी के बारे में बात किया जा रहा है, आपके इस पे कोई विचार? ये सिर्फ विपक्ष का एक प्रोपेगेंडा है। हाँ, मैं मान सकता हूँ हमारे ऊपर आरोप लगाए जाते हैं वोट चोरी के। मोदी जी चुराने का काम करते हैं, लेकिन वो सिर्फ वोट नहीं चुराते, वो लोगों का दिल चुराते हैं, वोटरों का दिल चुराते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है जी। ये बेकार में, अब मुझे एक बात समझाइए आप, जिस जगह पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारती है वहां ये आरोप नहीं लगाते, जहां भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है वहां ये वोट चोरी का आरोप लगाते हैं। इवन आपको याद होगा 2024 के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने एक नारा दिया था 400 पार का, बोला था। जब 400 पार का नारा प्रधानमंत्री भी दे रहे हैं, गृह मंत्री भी दे रहे हैं, पूरे देश के नेता हमारे भाजपा के दे रहे हैं, तो वो चाहेंगे ना कि वोट चोरी के माध्यम से हम लोग 400 पार के लिए नजदीक तो ले आए। लगभग 350 हम सीट ले आते, हमें क्यों बाकी पार्टियों की जरूरत पड़ती? बिल्कुल। आज हमें बाकी पार्टियों की जरूरत पड़ रही है सरकार चलाने के लिए। अगर हमें वोट चोरी करना होता तो हम खुल के कर रहे होते ना। तो ये सिर्फ आरोप है, इसके अलावा कुछ नहीं। और दूसरा क्या, विपक्ष के पास में कुछ है नहीं काम करने के, कोई ऐसा मुद्दा ही नहीं है, तो कुछ ना कुछ तो चाहिए उनको। हर चुनाव में वो कुछ ना कुछ नया लेके आते हैं। इस बार वोट चोरी का मुद्दा लेके आए सर। आप और अब वोट चोरी की बात विपक्ष हमसे कर रहा है। और मैं अगर बिहार की बात करूं, तेजस्वी यादव जिनके खुद के 2 आई कार्ड हैं, 2 वोटर आईडी कार्ड है उनके और वो दूसरों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। सर, ये है ना, इजी है सबको एलिगेशन लगाना। ऑब्वियसली। सर, आपको क्या लगता है कि अगला प्रधानमंत्री कौन होगा? देखो, भारतीय जनता पार्टी के अंदर हर एक कार्यकर्ता प्रधानमंत्री का प्रबल दावेदार है। भारतीय जनता पार्टी में कभी नहीं पता होता कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। इसका एक पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होती है। उस पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्य जो होते हैं वो तय करते हैं कि हमारा अगला नेता कौन होगा। वो लोग चुनेंगे, उसके अकॉर्डिंग नेता डिसाइड होता है। हम लोग और आप लोग पहले से कहें या मीडिया आइडिया लगाए, वो सब संभव ही नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी का एक तरीके से एक आइडियोलॉजी है। ये कभी हम लोग ये डिसाइड नहीं कर सकते कि हमारा देश का नेता अगला कौन होगा। इवन हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष तय नहीं कर पा रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए हमारे पास इतने चेहरे हैं, हम लोग ये सोच रहे हैं कि उस चेहरों को, ऐसा चेहरा हम लोग देश को दें जो कि सबके लिए चिंता भी करे। तो कभी भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये आइडियोलॉजी नहीं है। हम लोग थोड़ा समय लेते हैं, हम विचार करते हैं, जो देश हित में अच्छा होता है, जो पार्टी हित में अच्छा होता है,
जो समाज हित में अच्छा होता है, इस तरह का नेता हम लोग देश को समर्पित करते हैं, वो देश का प्रधानमंत्री बनता है। और जिनको जनता चाहती है, जनता से बड़ा तो भगवान कोई है ही नहीं, जिसको जनता जाएगी वो देश का प्रधानमंत्री होगा। भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता प्रधानमंत्री का दावेदार बन सकता है। कुछ नहीं पता, आज आपने देखा होगा प्रधानमंत्री के अलावा आपने मुख्यमंत्री की मैं बात करूं, रेखा गुप्ता जी दिल्ली के अंदर, एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, कभी जीवन में नहीं सोचा था हम लोगों ने कि रेखा जी हमारी मुख्यमंत्री बनेंगी, नहीं सोचा था मैंने। इवन उनकी लीडरशिप में मैंने काम किया, वो हमारे जिलाध्यक्ष थी 2014 के अंदर केशवपुरम जिले में, मैं उनके साथ में कार्यकर्ता के रूप में मैंने काम किया हुआ है। तो मैं जानता हूँ, आप भजनलाल शर्मा हम लोग राजस्थान की बात करें, या मोहन यादव जी हम लोग अपना मध्य प्रदेश की बात करें, ये सब वो नेता हैं जो कि जमीनी स्तर पर इन लोगों ने काम किया, ये सिर्फ कार्यकर्ता थे। आज इनको प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के, अगर ये मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, प्रधानमंत्री तक पहुंच रहे हैं या मुख्यमंत्री तक पहुंच रहे हैं, तो एक ये कार्यकर्ता ही तो थे जो यहाँ तक ये पहुंचे हैं। तो ये प्रधानमंत्री कोई भी संभव हो सकता है, ये कोई चुन ही नहीं सकता इस बारे में। सर, हमारे भारत ने G20 समिट किया, जो कि एक ग्लोबल लीडरशिप को प्रेजेंट करता है कि भी हमने G20 कंडक्ट किया है, बहुत स्मूथली, बहुत अच्छी तरीके से किया है। बट अगर मैं स्टैटिस्टिक्स देखूं कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 23 ने ये निकाला कि हम 125 नंबर पर आते हैं, वेराज पाकिस्तान 102 पे आता है और नेपाल 69 पे आता है। तो हम इतने पीछे हैं, हम अपनी एक ग्लोबल इमेज बनाना चाहते हैं, बट वेराज अगर हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स में देखें तो हम बहुत पीछे हैं। ये इंडेक्स मैडम सब पेड इंडेक्स होती है। अच्छा। इस इंडेक्स की हम अगर बात करने लगे तो हम लोग शायद कुछ तय नहीं कर पाएंगे। ये वो लोग हैं जो आइडियोलॉजी के बैठे हैं 2014 से पहले, जो कि देश में 70 साल से 75 साल सरकार चला रहे होते थे, उनके लोग हैं। वो लोग डिसाइड करते हैं इस इंडेक्स को कैसे बनाना है और कैसे खराब करना है। आपका क्या विचार है? हमारा विचार इस तरह कोई मायने नहीं रखता। जिस तरह की बात कर रहे हैं आप देखिए ना, देश के अंदर विकसित भारत की हम लोग परिकल्पना कर रहे हैं, कितना समृद्ध हमारा देश होता जा रहा है, हम लोग शक्तिशाली हो रहे हैं हर एक फील्ड में। जब आज विदेश में हम लोग जा रहे होते हैं या कोई व्यक्ति जा रहा होता है तो वो कहता है कि हम लोग भारत से आए, खुशी होती है, गर्व करता है आदमी जी आज की डेट में। और एक ऐसा समय था जब भारत का परिचय देने में लोग डरते थे, परिचय नहीं देते थे हम किस देश से आए हुए। तो ये शक्तिशाली भारत है जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये भारत बन रहा है। हर एक क्षेत्र में हम लोग अगर मेडिकल की बात करें, एजुकेशन की बात करें, ग्लोबल हब की बात करें, इंटरनेशनल फोरम की बात करें, हर एक जगह भारत शक्तिशाली बन रहा है। और ये एक नेतृत्व है प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिन्होंने एक सोच रखी इस देश को विकसित बनाने के लिए। विकसित भारत की जो परिकल्पना उन्होंने 2047 के अंदर की है, वो परिकल्पना को सिद्ध करने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं जी। तो सर, जैसे आप स्पोक पर्सन हैं, जगह जगह जाते हैं, आपके इतने एक्सपीरियंसेस होते हैं, लोगों से मिलते हो, आपको रियल प्रॉब्लम्स आप उसके ऊपर काम करते हो, आपको क्या लगता है कि 2047 में हम कहाँ होंगे? हमारा विकसित भारत का जो सपना है वो कितना आपको लगता है उस पैरामीटर में हम फुलफिल हो पाएंगे? बिल्कुल सफल होगा। समृद्ध भारत की जो परिकल्पना देखी है वो 100% कंप्लीट होगी। जो एक सपना प्रधानमंत्री मोदी जी ने देखा है, हम जान सकते हैं कि शायद प्रधानमंत्री मोदी जी उस समय तक रहे ना रहे, देश के गृह मंत्री जी उस समय तक रहे या ना रहे, या और कोई नेता रहे ना रहे, लेकिन उन्होंने एक सपना देखा है। किस बलबूते पे? हम जैसे युवाओं के बलबूते पे, आप जैसे युवाओं के बलबूते पे, जो आज का युवा है उनके बलबूते पे उनको एक सपना दिखाने का काम कर रहे हैं। उस सपने के साथ साथ उस सपने के अंदर एक भागीदारी, महत्वपूर्ण मेहनत करके आगे बढ़ के उनको सिखाया जा रहा है, समझाया जा रहा है कि आपको देश को कैसे प्रबल बनाना है, ताकतवर बनाना है, शक्तिशाली बनाना है, बोल्ड बनाना है और विकसित बनाना है। वो परिकल्पना कर रहे हैं और धीरे धीरे वो 100% पूरी होगी। मेरी शुभकामनाएं, और मैं प्रे भी करूँगा भगवान से कि वो हम लोग उस 2047 के अंदर उस भारत को देखें। आपने जैसे शुरुआत में हमें ये बात बताई कि आप एक विकसित भारत को देखने के लिए बहुत सारे ऐसे मतलब बिजनेस माइंडसेट को बच्चों के अंदर लाना चाहेंगे, राइट? तो एक एंटरप्रेन्योरल का जो जर्नी होता है, हमारे इंडियंस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम फियर मेंटेलिटी में रहते हैं। हमें डर लगता है कि कोई नई चीज़ करने में, स्पेशली मिडिल क्लास फैमिली का जो पेरेंट होता है वो ये चाहेगा कि बच्चा एक प्लेसमेंट ले और नौकरी करे और कॉर्पोरेट जॉब करे और 9 to 5 का जॉब करे। वेराज जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो हमें बहुत ऐसे बच्चे चाहिए जो कि एक फियर लेस मेंटेलिटी से आएँ और एक अच्छा माइंडसेट से हमारे भारत के उस चीज़ों को बनाए। जैसे आपने बोला कि खुद का कपड़ा बनाएं और खुद का पहने और खुद को प्राउड फील करें कि हम इंडियंस हैं और हमने खुद मैन्युफैक्चर किया, हम संपूर्ण हैं। ऐसी चीज़ में आपको क्या लगता है कि
कहाँ काम करना चाहिए? क्या एजुकेशन में काम करना चाहिए या किसी और फील्ड में आपको लगता है कि हमें अभी बहुत वर्क करना चाहिए? देखो, सरकार काम कर रही है, रोजगार से बड़ा तो कोई मुझे नहीं लगता कोई चुनौती देश के लिए होनी चाहिए, और हमेशा हमें रोजगार पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर किसी घर में अगर रोजगार से वंचित वो घर है तो कहीं ना कहीं उनके लिए समस्या है। अगर रोजगार घर में 4 होंगे, 4 सदस्य होंगे, 4 ही रोजगार होंगे, तो शायद वो घर और अच्छा आगे बढ़ रहा होगा। और प्रधानमंत्री जी भी उसी दिशा में काम कर रहे हैं। आप देखिए, मुद्रा योजना के माध्यम से 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जा रहा है बिना किसी आईडी प्रूफ के। आज से पहले शायद किसी सरकार ने ये सब नहीं किया है। आपने देखा हो जयंत चौधरी स्किल इंडिया डेवलपमेंट, जिनका खुद का उनका मंत्रालय है, उस स्किल इंडिया के माध्यम से लोगों को सशक्त बनाया जा रहा है। आप समझ सकते हैं। जी सर, जैसे आपने बताया कि विकसित भारत के लिए पहले आपने हमसे बात करी कि एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर आपने बोला कि खुद का कपड़ा बनाए और खुद का पहने तो हम विकसित भारत, हम संपूर्ण भारत की तरफ जाएं। बट जब इस सिनेरियो को अगर हम इंट्रोस्पेक्ट करें तो आप देखोगे कि मिडिल क्लास फैमिली का जो बच्चा होता है वो बहुत डरता है, उसकी फियर मेंटेलिटी है कि वो स्टार्टअप कल्चर को इंक्यूबेट नहीं कर पाता, क्योंकि उसके पेरेंट्स की मेंटेलिटी है कि वो जॉब करे। और हम ये चीज़ करने में थोड़ा सा घबराते हैं। हम इंडियंस को सेफ़ जोन में रहने की शायद आदत हो गई है। इसमें जैसे आपका भी कुछ एक्सपीरियंस है, क्योंकि आप खुद भी एक एंटरप्रेन्योर हो, आपको क्या लगता है कि किस क्षेत्र पे हमें काम करना चाहिए और कहाँ कमी रह रही है जिससे कि हम इसको और बेहतर कर सकते हैं? देखो, सरकार इसके लिए हमेशा काम कर रही है। सरकार ने मुद्रा योजना के माध्यम से 10 लाख तक का एक राशि देने का काम किया, जितने हमारे स्टार्टअप आए। इवन उत्तर प्रदेश सरकार 5 लाख तक का सहायता राशि इन सब के लिए दे रही है। अगर आप ये समझिए, अगर कोई मिडिल क्लास परिवार है, अगर उनको इस तरह की अगर राशि मिल रही है और अपना स्टार्टअप खड़ा कर रहे हैं, तो वो भी एक तरीके से भागीदारी दिखा रहे हैं इस देश को आगे बढ़ाने के लिए। तो उनको डरने की जरूरत नहीं है। वो एक समय गया जो एक समय था कि लोग मदद नहीं करते, सरकार मदद नहीं करती थी उनकी। आज के टाइम पे सरकार मदद कर रही है स्किल इंडिया के माध्यम से, स्टार्टअप के माध्यम से, मुद्रा योजना के माध्यम से। सरकार का काम है कि सरकार आपको सशक्त बनाने का काम कर रही है। सरकार कह रही है सिर्फ नौकरी आप लेने वाले मत बनिए, नौकरी देने वाले बनिए। आप इस तरह के स्टार्टअप को खड़ा कीजिए। आप देख रहे होंगे योगी जी हैं हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर, महाराज जी ने स्वागत किया स्टार्टअप वालों का कि आप आइए अपना स्टार्टअप खड़ा कीजिए। और मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से कहना भी चाहता हूँ आज के इन युवाओं को कि आपको अपनी पूरी जानकारी कीजिए। आप इंटरनेट पे जाइए, वहाँ सारी पता कीजिए स्टार्टअप के लिए क्या क्या सरकार सहायता कर रही है, और उसके माध्यम से आप अपना स्टार्टअप खड़ा करने का काम कीजिए। जी, तो मतलब यही बात जब आपने इतनी कन्विक्शन से बोली है, तो मुझे लगता है कि हमें एजुकेशन में भी काफ़ी 100% काफ़ी कंट्रीब्यूशन करना चाहिए और रेवोल्यूशन लेके आना चाहिए। बिल्कुल, एजुकेशन के अंदर अगर हम लोग रेवोल्यूशन नहीं लाएंगे तो हम लोग शायद आगे नहीं बढ़ सकते इस देश के अंदर। अगर हमारा देश शिक्षित नहीं होगा तो हम लोग शायद बेहतर अपना देश नहीं बना सकते। तो एजुकेशन पे हमें विशेषकर ध्यान रखना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा। सर, एक आपका पर्सनल ओपिनियन लेना चाहेंगे हम कि अगर आपको लगे कि नेक्स्ट प्रधानमंत्री कौन होंगे, तो अगर अमित शाह जी हैं एक तरफ और एक तरफ योगी जी हैं, आप किनको? मेरा जवाब वही था जो आपको दिया था मैंने, कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक कार्य प्रणाली है हमारी, जो कि पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक है, वो तय करती है जी। और आप अगर व्यक्तिगत मेरी इच्छा आप चाहोगे कि मैं अकॉर्डिंग टू मी कि देश के प्रधानमंत्री अगले कौन होने चाहिए, तो दोनों नेता मेरे प्रिय हैं। दोनों नेता को मैं बहुत पसंद करता हूँ, माननीय गृह मंत्री जी को भी, हमारे मुख्यमंत्री जी को भी। लेकिन देश जिसको चाहेगा, मुझे ऐसा उम्मीद है कि शायद महाराज जी के लिए देश ज़्यादा समर्पित है, महाराज जी को चाहता है देश का अगला प्रधानमंत्री। जी, आपने बहुत सही कहा। लोग बहुत ही उनको बुलडोज़र बाबा से भी जाने जाते हैं। अगर आपको कुछ एक लाइन बोलनी पड़े तो मैं आपसे एक वन वर्ड, मैं एक चीज़ और इसमें ऐड ऑन करना चाहूँगा, अब वो इसमें ऐड कर लेना। हाँ। देखो, उत्तर प्रदेश के अंदर, मैं महाराज जी का नाम क्यों लिया मैंने, उत्तर प्रदेश के अंदर 2017 के बाद में लॉ एंड ऑर्डर के अंदर कितना बड़ा बदलाव आया है। हम लोगों ने कभी कल्पना नहीं की थी 2017 से पहले कि हम उत्तर प्रदेश की बात करें। तब एक समय ऐसा था जब व्यापारी दुकान बढ़ा के अपने घर के लिए जा रहा होता था ना, तो उनकी वाइफ चिंता कर रही होती थी कि मेरे हस्बैंड का कहीं थैला तो नहीं छीन लिया जाएगा। जब बच्चा पढ़ के स्कूल से घर की तरफ आ रहा होता तो माँ चिंता करती है मेरे बच्चे को कहीं अगवा तो नहीं कर लिया जाएगा। ये मनोदशा थी लोगों की, ये डर था। वो डर को कंट्रोल करने का काम माननीय महाराज जी ने किया है। लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने का काम, उनसे सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री भारत का अभी तक नहीं हुए हैं और ना होंगे। इसलिए शायद मैंने महाराज जी का नाम लिया कि अगला हो सकता है कि देश की लीडरशिप
महाराज जी करें, और हम लोग सौभाग्यशाली होंगे कि हमें इस तरह का नेता मिलेगा और इस तरह का हमें लीडरशिप करने वाले देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी मिलेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। पहले की दशा ये थी कि पहले हर एक स्टेट के अंदर, हर एक जिले के अंदर वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया का काम होता था, लेकिन अब योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का काम हो रहा है। रोजगारों को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उद्यमियों को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और समाजवादी पार्टी का तो नारा होता था कि खाली प्लॉट, समाजवादी पार्टी का नारा खाली प्लॉट हमारा। ये लोग ये इस तरह की बातें कर रहे होते थे। आज आप देखिए खाली प्लॉट पे कोई कब्जा करके दिखाइए। योगी आदित्यनाथ जी का डर है, भय है, लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने का काम उन्होंने किया है। बिल्कुल सही कहा आपने सर। जो उत्तर प्रदेश को चला सकता है, मैं निश्चित तौर पे कह रहा हूँ, वो देश को भी अच्छे ढंग से चला सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने। एक लीडर के ऊपर बहुत ही निर्भर करता है कि, और मुझे लगता है कि हम एज एन इंडियंस को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है कि हमारा लीडर बहुत स्ट्रॉन्ग है, कॉन्फिडेंट है, और हम कहीं भी जाते तो हमें बहुत गर्व फील होता है कि हाँ, वी आर इंडियंस। उत्तर प्रदेश ने कौन कौन से दिन नहीं देखे हैं। पहले आपको याद होगा, कभी भैंस चोरी का वाकया होता था, कभी टोंटी चोरी का वाकया होता था। आज आप देखिए ना कि टोंटी चोर अपने बाथरूम में बैठे हैं और भैंस चोर अपने जेल में बैठे हुए हैं। बिल्कुल सही कहा आपने सर। ऑलराइट सर, जैसे आप एक बिजनेसमैन हैं, आपका टॉरस ग्रुप है, आप थोड़ा बता सकते हैं कि इस ग्रुप में आप क्या क्या इसकी डाइवर्सिफिकेशन है, किन किन प्रोडक्ट्स में आप डील करते हो, कैसे आपका ये बिज़नेस जो आप करते हैं ये कितना एक्सपेंशन हुआ है इसका, और क्या लर्निंग रही है इस सब में? बिल्कुल, देखो मैं आपको बताऊं, हम लोग जब कोरोना काल में थे तो मोदी जी ने एक नारा दिया था लोकल फॉर वोकल का। और उन्होंने एक स्वतंत्र भारत का नारा दिया था कि आप अपने देश का कुछ इस तरह के प्रोडक्ट को बनाइए जो कि बाहर की कंट्री भी उस प्रोडक्ट को यूज करे। उसी सोच से मैंने अपने ब्रांड टॉरस को खड़ा किया। हम लोग टॉरस के अंदर टेक्सटाइल में डील करते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में है। इसके अलावा जो टॉरस के अंदर हम लोग अभी बहुत जल्दी मैं बताने जा रहा हूँ, हम लोग एक परफ्यूम भी लॉन्च करने जा रहे हैं वेरी सून। हम लोग ये सब आपके सामने होगा। और टॉरस, इसके अलावा हम लोग फिल्म प्रोडक्शन हाउस में हैं, टॉरस रियल एस्टेट में भी हैं, टॉरस ट्रेडिंग में हैं। तो इस तरह के हमारे कुछ 5-6 हम लोग लीग हैं हमारे, जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं। इवन टॉरस स्पोर्ट्स में भी काम कर रहा है। हम लोगों की एक इंटरनेशनल लीग है, RKL रियल कबड्डी लीग, जो कि प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि खेल और खिलाड़ियों के लिए हमेशा से समर्पित होने वाला, कि हमारे देश का खिलाड़ी सबसे ज़्यादा प्रबल हो, अच्छा हो और सबसे ज़्यादा मेडल लेके आए। उसी दिशा में हम लोग भी काम कर रहे हैं। अभी कबड्डी हम लोग इंटरनेशनल लेके जा रहे हैं, जो कि दुबई में आयोजित है अभी दिसंबर के अंदर। और ये पहला कबड्डी होगा कि कबड्डी को अभी तक रिप्रेजेंट किसी और कंट्री ने नहीं किया है। हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं अलग कंट्री में जाके। वो प्लेटफॉर्म है RKL रियल कबड्डी लीग के माध्यम से। तो हमारा एक टॉरस ग्रुप है जो इन सबको लेके काम करता है। तो सर, जैसे आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, उनके साथ आपका, उन लीडर्स के साथ, बिजनेसमैन लोगों के साथ आपका उठना बैठना है, साथ ही आप एक पॉलिटिकल छवि लेके चलते हैं, आप काम करते हैं, आपका उनके साथ उठना बैठना है। इन दोनों चीज़ों में सर कैसे ये आप कोऑर्डिनेट करते हो, और क्या ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो आपको लगता है कि मिसिंग है, या इसमें क्या तालमेल है दोनों में? क्या बिज़नेस के बगैर पॉलिटिकल करियर नहीं है, या पॉलिटिक्स है तो बिजनेस है? कैसे ये इसमें कैसे आप झेलते हो? बिल्कुल, ये चैलेंजिंग है मेरे लिए। और जब मैं खुद से भी ये सब सोचता हूँ, पूछता हूँ, मेरे से कई लोग ये सब सवाल करते हैं कि आप ये सारे आप कैसे मैनेज करते हो, पॉलिटिक्स को भी, बिजनेस को भी, और बाकी आप सोशल कॉज को भी आप ध्यान रखते हो। तो मेरे लिए बिल्कुल चैलेंजिंग है। मैं परेशान रहता हूँ उन चीज़ों के लिए, लेकिन जब मुझे अच्छे लोग मिलते हैं, मेरी सपोर्ट के लिए मेरी टीम होती है, मेरा परिवार होता है, जब सब लोग मेरे साथ सामंजस्य बिठा के काम कर रहे होते हैं, तो वो आसानी से चीज़ें हो जाती हैं। तो जैसे बिज़नेस होता है ना सर, जैसे बिज़नेस होता है सेल्फ सेंटर्ड, मुझे प्रॉफिट्स लेके आने हैं। आप वही चीज़ अब आपको देना भी है कि आप पॉलिटिकल चीज़ करते हो, तो पॉलिटिकल करियर है तो आप सोचते हो समाज की कैसे सेवा की जाए और उनकी प्रॉब्लम्स को कैसे दूर की जाए। ये दोनों डिफरेंट नहीं है थोड़े? नहीं, बिल्कुल डिफरेंट नहीं है। मैं तो ये कहूँगा आज के यूथ को इस तरह से भागीदारी निभानी चाहिए। अगर वो कहीं पॉलिटिक्स में है और अगर वो स्टार्टअप के माध्यम से अपना खुद का एक आयाम खड़ा कर रहा है, तो एक अच्छी बात है, क्योंकि हम लोग अब इंडिपेंडेंट हम लोग अपना डिपेंड नहीं है पॉलिटिक्स के ऊपर कि हमें यहाँ से पैसा कमाएं। हम लोग पहले एक नेता होते थे जो इस तरह की विचारधारा रखते थे कि उनको पॉलिटिक्स से ही पैसा कमाना होता था। जब हम लोग अपना ही रोजगार बना रहे हैं तो हमें जरूरत ही नहीं है। हम लोग राष्ट्र सेवा के लिए, देश सेवा के लिए, समाज सेवा के लिए पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ना कि अपने लिए। अपने लिए तो हमारे पास अपना व्यापार है। इसलिए मैं युवाओं को भी कहना चाहता हूं कि अगर राजनीति में आ रहे हो तो अपने आप को पहले सशक्त करो, अपने व्यापार को मजबूत करो, अपनी जॉब को मजबूत करो, अपने घर को मजबूत पहले करो, तब जाके पॉलिटिक्स में आओ।
हाँ, क्योंकि सेवा जो है वो आपका अर्निंग्स नहीं हो सकती। बिल्कुल नहीं हो सकती जी। जब तक हम अपने परिवार को मजबूत नहीं करेंगे, तब तक हम समाज को कैसे मजबूत करेंगे? बिल्कुल। हम सेवा करने का काम तभी करेंगे ना, पहले हमारे अंदर इच्छा होनी चाहिए ये सब की। तो मेरी कोशिश ये है, और इस आपको इस इंटरव्यू के माध्यम से मैं कहना भी चाहूंगा यूथ को, क्योंकि मैं देख रहा हूं आज के टाइम पे यूथ काफी डाइवर्ट हो रहा है पॉलिटिक्स के लिए, लेकिन उनको ये समझना पड़ेगा कि जब तक आप खुद मजबूत नहीं रहोगे, अपने आप को मजबूत नहीं करोगे, अदरवाइज आपका अपना देश मजबूत कर पाओगे ना समाज मजबूत कर पाओगे। और जैसे आप इतना इंटरनेशनल ट्रिप्स लेते हैं सर, आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जाते हैं और कई बार पॉलिटिकल नेचर से भी जाते होंगे, तो आपने दुबई और काफ़ी ऐसे जो डेवलप्ड हैं, आप ऐसी कंट्रीज़ में जाके क्या डिफरेंस आपको नज़र आता है और आपको लगता है कि नहीं ये रेप्लिका होना चाहिए, ऐसी चीज़ें आनी चाहिए इंडिया में? बिल्कुल है, मैं तो एक सबसे बड़ा कहूँगा रूल रेगुलेशन। जो बाकी कंट्रीज़ के अंदर हम लोग रूल रेगुलेशन देखते हैं वो वहाँ के आम जनमानस फॉलो करता है, हमारे यहाँ वो सब नहीं है। हमारे यहाँ अगर थोड़ा सा भी हम लोग अगर सब, आपने देखा होगा अभी गडकरी साहब ने जब कोई अगर रेड लाइन क्रॉस कर रहा होता था या कोई अपना बेल्ट पहन के नहीं बैठा हुआ, अगर या कोई भी अगर गलती कर रहा है रोड पर गाड़ी चलाते समय, तो ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा है, तो उनके ऊपर फाइन लगा दिया था 5 से 10 हज़ार का। तो हमारा बेबक चिल्लाने लग गया था, इतना फाइन क्यों लगा रहे हैं? आदरणीय गडकरी साहब का कहना है फाइन में इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि लोग डरें। सेम विदेश में भी यही हो रहा है, हम लोग इतनी कंट्रियों में जाते हैं वहां इस तरह के फाइन होते हैं, 1.5-2 लाख 5 लाख का फाइन है, आदमी करेगा ही नहीं, वो डरेगा। हम लोग डरते हैं कि यार ये ऐसा गलती हमसे ना हो जाए, क्योंकि एक बार अगर आपने फाइन कर दिया तो लाइफ में आप दोबारा फाइन नहीं करोगे, आपका डीएल भी जब्त हो जाता है वहां पर। लेकिन हमारे यहाँ अगर थोड़ा सा भी हम कुछ करने पे आते हैं, सरकार कुछ अच्छा काम करने की सोचती है, विपक्ष हल्ला करने लग जाता है। तो समस्या ये है, मैं कोशिश कर, हाँ हमारी कोशिश है कि इस देश के अंदर इस तरह के बदलाव आना चाहिए कि रूल रेगुलेशन को आम जनमानस को फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल, और सिविक सेंस को भी इनकॉर्पोरेट करना 100%। सर जैसे आपने भी फ़ाइन के बारे में बात करा है कि फॉरेन कंट्रीज़ में फ़ाइन इम्पोज कर देते हैं अगर कोई भी गलती करता है तो हालांकि अभी आप देखोगे कि रिसेंटली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव जी ने ये बात बोली है कि उनके ऊपर 7 लाख रुपए का फ़ाइन इम्पोज कर दिया है गाड़ी चलाने का। आप इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल होना भी चाहिए ना, ये सरकार का काम है। देखो सरकार पारदर्शी रूप से काम कर रही है, सरकार ना नेता देख रही है, ना अभिनेता देख रही है, ना जनता देख रही है, ना कोई व्यापारी देख रही है। सरकार को अपना काम करना है। सरकार चाहती है कि देश को अच्छी सुविधाएं मिले, लेकिन सुविधाएं मिलने के लिए देश को सही नियत से काम भी करना पड़ेगा, और सिर्फ सरकार काम नहीं करेगी, आम जनमानस को भी करना पड़ेगा। अगर अखिलेश यादव को कोई चीज सिखाई गई है तो उनको समझना चाहिए, शायद वो आगे अब गलती ना करें, उनको सीख मिलनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने सर। तो ये तो अच्छी बात है ना, अगर उनके ऊपर फाइन लगाया गया है, और उनको सोचना चाहिए कि अगर देखो सपोज करो आप वो गाड़ी चला रहे थे उस समय जब फाइन लगाया उनका, तो सरकार उनकी चिंता कर रही है। आप तेज स्पीड में गाड़ी चला रहे हो और आपकी खुद की हानि हो सकती है, आपको दिक्कत हो सकती है, आपका एक्सीडेंट हो सकता है, या आपके माध्यम से किसी और का एक्सीडेंट हो सकता है, इसलिए फाइन लगाया गया कि शायद आप अगले बार कोई गलती ना करें। एक्सप्रेस वे पे गाड़ी तरीके से चलानी चाहिए ना। और आप ही शायद नहीं, आप नेता हो, आप प्रदेश की लीडरशिप कर चुके हो, मुख्यमंत्री रह चुके हो आप प्रदेश के, आप ही ये सब फॉलो नहीं करोगे तो कौन फॉलो करेगा? और आप ही अब इसी पे बखेड़ा खड़ा करोगे तो कैसे चलेगा? एक तरफ आप कहते हो हमारा देश की सड़कें हमारी ऑस्ट्रेलिया जैसी हो जाए, अमेरिका जैसी हो जाए, दुबई जैसी हो जाए, तो उनको रूल रेगुलेशन फॉलो तो आप ही को करने पड़ेंगे ना। और आप ही नहीं करोगे तो कैसे चिंता होगी? आप नहीं करोगे तो आपके बाकी समाजवादी मित्र कैसे करेंगे? आपकी पार्टी के लोग वैसे कैसे करेंगे? बिल्कुल। तो चिंता तो अखिलेश जी आप ही को करनी पड़ेगी। बिल्कुल सही कहा आपने सर। अब मैं आपसे एक आखिरी सवाल करेंगे सर आपसे। सर अब मैं आपसे कुछ नाम लूँगी आपके सामने, आपने आपकी राय क्या है उनके उन पर्सनालिटीज़ के बारे में, आपने सिर्फ एक वर्ड में मुझे एक्सप्लेन करना है। ओके, ठीक है जी। नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी को मैं देश का युग पुरुष कहना चाहूँगा। वो देश के युग पुरुष की भांति उन्होंने काम किया है और देश को एक अच्छी लीडरशिप दी है, देश के अंदर एक ऐसा बदलाव किया है तो जो शायद आज से पहले संभव नहीं था। योगी आदित्यनाथ जी, मैं उनको निर्भीक कहूँगा, बोल्ड कहूँगा, और जो इस प्रदेश के लिए, उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश के लिए बहुत ज़रूरी मुख्यमंत्री हैं, जो उन्होंने अपने फैसलों से लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने का काम किया है, अपने डिसीजन को एक अच्छे रूप में लेने का काम किया है, समाज हित के लिए, देश हित के लिए और प्रदेश हित के लिए। अमित शाह जी। अमित शाह जी हमारे जो मैं कहना चाहूँगा, इवन पूरा देश कहता है उनको, चाणक्य की भूमिका में उनको देखता है, रणनीतिकार की भूमिका में उनको देखता है।
और हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि आदरणीय अमित शाह जी की लीडरशिप में हमने काम किया है। अमित शाह जी ही ऐसे एक व्यक्ति थे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके थे, जिनके नेतृत्व में पार्टी ने सबसे ज़्यादा सदस्य बनाने का काम किया है। ओके सर, जवाहरलाल नेहरू जी। जवाहरलाल नेहरू जी को मैं यही कह सकता हूँ कि वो मौके का फ़ायदा उठाने वाले व्यक्ति थे। प्रधानमंत्री के बनने की किसी और की तैयारी चल रही थी, कल्पना चल रही थी देश के लिए, लेकिन वो जिस तरीके से उन्होंने प्रधानमंत्री का दावेदार बने और लास्ट अंतिम मौके पर उन्होंने प्रधानमंत्री बने, तो मैं बस यही कहूँगा ये मौके का फ़ायदा उठाने वाले व्यक्ति थे। राहुल गांधी बिग कंफ्यूज पर्सन। और एक और कहूँगा कि राहुल गांधी जैसा व्यक्ति जो कि देश का सबसे बड़ा असफल नेता है, चांदी की चम्मच लेके पैदा हुए थे जिस घर में वो चाहते तो देश के प्रधानमंत्री बनते, मुख्यमंत्री बनते और एक देश को एक अच्छी लीडरशिप लेके जा रहे होते, लेकिन उन्होंने वो सब चिंता नहीं की। जब देश के अंदर यहाँ विपदा थी, पंजाब के अंदर आज विपदा थी, और वो कहाँ थे? अभी बाहर छुट्टियां मना रहे थे। हमेशा ये देखते हो आप, रेगुलर उनको देखते होंगे, कभी देश की चिंता उन्होंने की नहीं है। तो मैं तो बस यही कहूँगा, इतने बड़े घर में पैदा होने के बाद, मुंह में चांदी की चम्मच लेके पैदा होने के बाद वो एक अच्छा एक नेता नहीं बन पाए देश के लिए, तो असफल नेता ही कहूँगा मैं उनको। अरविंद केजरीवाल को मैं धन्ना पुरुष कहना चाहूँगा। धन्ने में सबसे ज़्यादा माहिर थे। हमेशा बोलते थे कि सरकार हमें काम नहीं करने देती, कभी एलजी साहब काम नहीं करने देते, कभी मुख्यमंत्री काम नहीं करने देते, कभी कोई और नेता काम नहीं करने देते। कुछ समय कहने लगे कि हमारे लोग काम नहीं करने दे रहे। तो ये तो वो एक हमेशा धन्ना देने का काम करते थे, कहीं भी जाते थे धन्ना देने लग जाते थे। तो एक धन्नाधारी मैं उनको कहूँगा, सिर्फ धन्ने के अलावा उनके पास और कुछ था ही नहीं। डोनाल्ड ट्रंप को मैं ट्विटर का मुखिया कहना चाहूँगा। ट्वीट के अलावा वो कुछ नहीं करते, दूसरे देशों की लड़ाई में बीच में आ जाते हैं और मुखिया बनने का काम करते हैं, सरपंच बनने का काम करते हैं। सिर्फ ट्विटर के पर सरपंच होने के अलावा उनके पास और कुछ नहीं है, बस ट्विटर किंग मैं कहना चाहूँगा उनको। बहुत अच्छा किया सर, मुझे बहुत अच्छा लगा आज आपसे थैंक बात यू सो करके। मच। मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन रही है। मुझे लगता है कि आने वाले सालों में वी सी यू इन अ वेरी गुड लीडरशिप पोजीशन। मैं चाहूँगी कि मैं आपको और अच्छे तरीके। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू।